हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले 9th क्लास का अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 6.2। इसके पहले के लेक्चर में मैंने 6.1 कंप्लीट कर दिया और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अभी इस प्रैक्टिस सेट 6.2 स्टार्ट करने से पहले ये कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन है जो आपके एग्जाम के लिए तो है, साथ साथ आपके डे टू डे लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर ये जान लोगे तो अच्छा रहेगा। तो इसमें जो टॉपिक है हमारा क्या है, पहला लेइंग ऑफ टैक्सेस एंड टैक्सेशन। टैक्स क्या होता है? टैक्स यानी कि जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए रहते हैं, रुपए चाहिए रहते हैं। तो क्या करेगी गवर्नमेंट, अपने जेब से तो यूज नहीं करेगी, तो क्या करेगी, किसी ना किसी तरीके से लोगों से पैसे लेगी, तो उसी को हम लोग टैक्स कहते हैं। यानी कि जैसे रोड टैक्स हो गया, और कोई अलग अलग तरह के आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उस पर जीएसटी पे करते हो, तो क्या होते हैं, टैक्सेस होते हैं, टैक्स में इंक्लूड होता है। फिर उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टैक्स कहते हैं। फिर इसके बाद आता है यूटिलिटी ऑफ टैक्सेस। जो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, पैसे लेती है, उस पैसे का टैक्स का गवर्नमेंट कहाँ यूज करती है वो सब जान लेते हैं। पहला देखो, प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक अमेनिटीज, यानी कि स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, रोड बनाती है, रोड के बगल में गटर होते हैं, और कहीं कहीं सीनियर सीनियर सिटीजन को बैठने के लिए फैसिलिटी देती है। तो वो क्या करती है, वो सब कैसे बनते हैं, ये सब जो हम लोग पब्लिक से जो टैक्स गवर्नमेंट लेती है उन पैसों से बनते हैं। दूसरा हमारा इम्प्लीमेंटिंग वेरियस वेलफेयर स्कीम। अब देखो गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग तरीके, अलग अलग तरह के टाइप्स के स्कीम लाती है पब्लिक के लिए। जैसे आवास योजना हो गया, और करंट में अभी लाडकी बहन योजना चल रही है। तो उसमें जो पैसे यूज होते हैं वो टैक्स होते हैं, वही हमारे पैसे ही हमको गवर्नमेंट देती है रिटर्न। फिर इसके बाद क्या है, इम्प्लीमेंटिंग स्कीम ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड। अब देखो, रिसर्च करती है गवर्नमेंट, जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं वो रिसर्च करते हैं, विज्ञान यानी साइंस को आगे बढ़ाने के लिए, साइंस को डेवलपमेंट के लिए, और अलग अलग तरीके के रिसर्च होते हैं, जैसे मंगलयान हो गए, रॉकेट लॉन्चिंग के लिए, ये सब के लिए जो पैसे यूज होते हैं वही टैक्स का यूज करती है गवर्नमेंट, जो पब्लिक से यानी हमसे लेती है। फिर उसके बाद है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। है तो आपको पता ही है, लॉ कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए भी पैसों की जरूरत होती है। फिर उसके बाद है पांचवा, गिविंग एड टू पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर। अभी देखो, कभी कभी क्या होता है, कहीं बाढ़ आता है, अर्थक्वेक, भूकंप आता है, तो वहां पे क्या होता है, प्रॉपर्टी का काफी ज्यादा नुकसान होता है, लोग अफेक्ट होते हैं, लोगों को परेशानियां होती है, उनको खाने पीने की, रहने की व्यवस्था करती है गवर्नमेंट। तो इसके लिए जो पैसे यूज होते हैं वो हमारे टैक्स ही रहते हैं, जो हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं। फिर है डिफेंस ऑफ द कंट्री एंड इट्स सिटीजन एक्सेट्रा। अभी देखो, कंट्री के डिफेंस के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, और लोगों की सुरक्षा, हमारी सुरक्षा के लिए क्या होते हैं, नेवी ऑफिसर होते हैं, एयरफोर्स होती है, पुलिस वाले होते हैं, आर्मी वाले होते हैं, अलग अलग तरह के ऑफिसर्स होते हैं। तो उनके लिए भी क्या होता है, उनको भी मेंटेन करना पड़ता है, उनको यहाँ से वहां भेजने के लिए पैसे यूज होते हैं, उनको जो हथियार होते हैं, और उनके लिए जो रहने की, खाने की, और उनको जो सैलरी पे करनी पड़ती है वो भी क्या करती है गवर्नमेंट, टैक्स से ही करती है। तो उसको ही हम लोग कहते हैं टैक्स कहते हैं। और टैक्स का यूज गवर्नमेंट इन चीजों में करती है, और भी चीजों में करती है, वो आगे मैं बताता हूँ आपको। अब देखो, टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या होते हैं। टैक्स तो मैंने बता दिया, जो गवर्नमेंट कंट्री के डेवलपमेंट के लिए लोगों से अलग अलग प्रोडक्ट पे या फिर किसी ना किसी तरीके से पैसे लेती है, टैक्स लेती है, उसे ही टैक्स कहते हैं। अब टैक्स देखो दो तरह के हैं, डायरेक्ट टैक्स है, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करते हैं। यानी कि जैसे गवर्नमेंट ने फिक्स किया रहता है कि हाँ, अगर किसी की सैलरी इससे ज्यादा है तो उसमें से क्या करता है, वो बंदा गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। तो उसे वो जो बंदा रहता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है, इसके लिए उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो इस पे क्या बोला है देखो, टैक्स विच आर पेड डायरेक्टली बाय द टैक्स पेयर आर कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। यानी टैक्स जो है डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है टैक्स पेयर। टैक्स पेयर यानी पब्लिक, हम हो गए, आप हो गए, पब्लिक हो गई। तो क्या होता है, जो टैक्स देता है वो टैक्स पेयर होता है। तो अगर डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे कर रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे इनकम टैक्स हो गया, जैसे वो आपके सैलरी में से कटता है, ज्यादा सैलरी है आपकी, या आपकी इनकम ज्यादा है मंथली ईयरली, तो क्या करते हैं, जो कुछ पैसे, कुछ हिस्से, कुछ परसेंट उसमें से आप गवर्नमेंट को देते हो, तो क्या आता है, इनकम टैक्स में आता है। वेल्थ टैक्स हो गया, प्रोफेशनल टैक्स हो गया, ये सब क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। अब इसके बाद आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट तो नाम से ही पता चल रहा है आपको, यानी कि आप क्या करोगे, इसमें
डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करोगे, आप किसी और को दोगे, किसी पार्टी को दोगे, वो पार्टी किसी और को देगी, या फिर वो डायरेक्ट फिर उसके बाद गवर्नमेंट को देगी, तो उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो अब मान लो आपने कोई प्रोडक्ट परचेस किया, तो आप क्या करोगे, रिटेलर को पे करोगे जीएसटी, रिटेलर को जीएसटी पे करोगे, फिर उसके बाद रिटेलर क्या करेगा, होलसेलर या मैन्युफैक्चरर को पे करेगा ना, फिर इसके बाद ये क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो ये क्या हो रहा है, डायरेक्ट नहीं हो रहा, आपने क्या किया, रिटेलर को दिया, रिटेलर ने होलसेलर या मैन्युफैक्चरर को दिया, फिर उसके बाद गवर्नमेंट के पास वो टैक्स जा रहा है, जीएसटी जा रहा है। तो ये क्या होगा, इनडायरेक्ट हो गया। तो इसमें मिडिल में कुछ लोग आ रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। देखो इसमें क्या बोला, टैक्स विच आर नॉट पेड डायरेक्टली बाय द टैक्स पेयर, यानी कि ऐसे टैक्स जो टैक्स पेयर डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं देता है, तो सही हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इसमें आप देखो सेंट्रल टैक्स, सेल, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब क्या गया है, हमारे इनडायरेक्ट टैक्स है। लेकिन करंट में इन सबको अभी हटा दिया गया, इन सब के प्लेस पे क्या लाया गया है, जीएसटी, जो कि आप 10th क्लास में पढ़ोगे। तो अब एक ही टैक्स है हमारा, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जीएसटी है। अब इसी जो जीएसटी है ये क्या है, इकलौता टैक्स है ऐसा जो क्या है, हर चीज में इंक्लूड होता है। अब इन सब की जगह क्या आता है, जीएसटी आता है। तो ये आप 10th क्लास में पढ़ोगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है देखो हमारा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के बारे में तो मैंने बताया, इनकम टैक्स क्या है हमारा, डायरेक्ट टैक्स है। क्यों, क्योंकि जो टैक्स पेयर होता है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करता है, इसके लिए हमारा जो इनकम टैक्स है डायरेक्ट टैक्स है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पर्सन इनकम टैक्स पे करता हो, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो जो इनकम टैक्स वो पे करता है जिसका इनकम होता है ना ज्यादा होता है। जैसे गवर्नमेंट ने एक फिक्स अमाउंट किया है कि अगर इस अमाउंट से ज्यादा किसी को इनकम आ रहा है तो क्या करेगा, इनकम टैक्स पे करेगा। तो वही व्यक्ति, वही पर्सन इनकम टैक्स पे करता है जिसके पास ज्यादा इनकम आता है, जो इनकम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। तो कितना डिसाइड किया मेरे को परफेक्ट नहीं मालूम, मे भी शायद 3 लाख या 5 लाख है, उसके ऊपर अगर जाता है तो इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। तो अभी पहले देखो इसमें कुछ इससे रिलेटेड टर्म्स है। पहला है हमारा एसएससी। एसएससी का मतलब क्या होता है, देखो अगर कोई पर्सन है वो इनकम टैक्स के रूल को फॉलो करके इनकम टैक्स पे कर रहा है तो उसे हम लोग एसएससी कहते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, एनी पर्सन लाइबल टू पे इनकम टैक्स अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स रूल इज टर्म्ड एज एन एसएससी। फिर इसके बाद आता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जैसे देखो अभी करंट में जो ईयर चल रहा है 2024, तो इस ईयर का जो इनकम टैक्स होगा मैं वो नेक्स्ट ईयर पे करूंगा। तो जिस ईयर का मैं इनकम टैक्स पे करूंगा उस ईयर को हम लोग फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द पीरियड ऑफ 1 ईयर ड्यूरिंग विच द टैक्सेबल इनकम हैज बीन अर्नड इन इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर। इन आवर कंट्री एट प्रेजेंट द फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हमारे इंडिया में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। यानी कि जैसे ये मैं बाद में बताता हूँ, हाँ ये वाला टर्म्स मैं आपको बाद में बताता हूँ, यहाँ पे दिया है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद जानो पहले असेसमेंट ईयर क्या होता है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया फाइनेंशियल ईयर कि जिस ईयर हम लोग अगर किसी ईयर जिस ईयर का हम लोग क्या बोलते हैं टैक्स पे इनकम टैक्स पे करते हैं वो ईयर हमारा क्या रहता है, फाइनेंशियल ईयर रहता है। लेकिन जिस ईयर, जैसे अभी 2024 चल रहा है तो मैं इस ईयर का इनकम टैक्स 2025 में पे करूंगा। जिस ईयर पे करूंगा उस ईयर को हम लोग असेसमेंट ईयर कहते हैं। समझाना इन दोनों में डिफरेंस। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जिस ईयर का हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं वो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। और जिस ईयर में पे करते हैं, जैसे मैं नेक्स्ट ईयर पे करूंगा तो वो क्या रहेगा, हमारा असेसमेंट ईयर रहेगा। तो इसमें क्या बोला, द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग अ पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड द असेसमेंट ईयर। द टैक्स पेएबल फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, देखो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर बोला यहाँ पे, इज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर। यानी नेक्स्ट ईयर में क्या करूंगा, अपना फाइनेंशियल ईयर का टैक्स पे करूंगा तो नेक्स्ट ईयर को ही मैं क्या कहूंगा, असेसमेंट ईयर। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस आपको अच्छे से पता चल जाएगा फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में। देखो हमारा फाइनेंशियल ईयर कैसे होता है, जिससे मैं बात करूं 2016-17 की, 2016 से 2016-17 की बात हो रही है। तो इसमें क्या होगा, मैंने क्या बताया, ईयर क्या होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 31 मार्च 2017 तक। देखो 2016 में शुरू हुआ अप्रैल में और खत्म कब हो रहा है, 31 मार्च 2017। तो ये क्या है, मेरा फाइनेंशियल ईयर है।
अब इस ईयर का देखो, ये 1 ईयर हो रहा है ना कि 1 अप्रैल को चालू हुआ, 31 मार्च को खत्म हुआ 2017 में और 16 में शुरू हुआ, तो ये क्या हो रहा है, मेरा 1 ईयर हो रहा है। तो इस ईयर को मैं क्या कहूंगा, फाइनेंशियल ईयर कहूंगा। और इस ईयर का जो मैं इनकम टैक्स पे करूंगा, किस में पे करूंगा, 2017-18 में। समझा ना, 2016 और 17 का इनकम टैक्स में 2017-18 में पे कर रहा हूं, तो वो क्या रहेगा, मेरा असेसमेंट ईयर होगा। फिर दूसरा एक सेम, अब 2017 और 18 का जो फाइनेंशियल ईयर है, ये है मेरा फाइनेंशियल ईयर। अब 17 और 18 का मैं इनकम टैक्स 18-19 में पे कर रहा हूं, यानी प्रीवियस ईयर का पे कर रहा हूं। तो जो जिस ईयर पे करूंगा वो मेरा रहेगा असेसमेंट ईयर, और जिस ईयर का पे करूंगा वो रहेगा हमारा फाइनेंशियल ईयर। ये डिफरेंस है दोनों में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसे हम लोग पैन कहते हैं, यानी पैन कार्ड। पैन कार्ड तो आपको पता ही होता है, पता ही होगा कि ब्लू कलर का कार्ड होता है, उस पर आपकी फोटो होती है, नाम होता है, आपके पिताजी का नाम होता है, और उस पर एक 10 अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। अल्फा न्यूमेरिक क्यों, क्योंकि उसमें अल्फाबेट भी होते हैं और नंबर भी होते हैं, तो वही इसलिए उससे कहते हैं हम लोग अल्फा न्यूमेरिक नंबर। इसमें होता क्या है, देखो, ऑन अप्लाइंग फॉर इट एवरी टैक्स पेयर गेट्स अ यूनिक 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जब भी आप पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 10 अल्फा न्यूमेरिक नंबर मिलते हैं, और उसी नंबर का यूज होता है। तो फिर आगे क्या बोल रहा है, देखो, वी आर रिक्वायर्ड टू मेंशन दिस नंबर इन मेनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इस जो ये नंबर मिलता है हमें, 10 अल्फा न्यूमेरिक नंबर मिलता है, इसका यूज हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या कहीं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के तौर पे यूज करते हैं। तो इधर है क्या है, यूज ऑफ पेन। तो पेन कार्ड का यूज कहाँ कहाँ होता है, देखो, पेइंग इनकम टैक्स टू द आईटी डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका यूज होता है। कैसे होता है कि देखो, जैसे ही अभी अगर हमें इनकम टैक्स भरना है तो हमें क्या करना होगा, पहले इनकम टैक्स आईटी डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन के लिए हमें पैन कार्ड नंबर लगता है। इसके लिए इसका यूज आईटी डिपार्टमेंट में किया जाता है, इनकम टैक्स रिटर्न में भी किया जाता है। फिर आता है यूज एज ए प्रूफ। अब पैन कार्ड का यूज एज ए आइडेंटिटी या प्रूफ के लिए भी कर सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस का यूज करते हो एज ए प्रूफ, वैसे आप पैन कार्ड का भी यूज कर सकते हो। ओपन है बैंक अकाउंट, हाँ, अगर आपको बैंक में अकाउंट ओपन करना है तो वहां पे भी पैन कार्ड लगता है। कहीं कहीं अगर नहीं लगता हुआ किसी किसी बैंक में, लेकिन ज्यादातर बैंक में बिना पैन कार्ड के तो आप अकाउंट खुलते भी नहीं है। फिर इसके बाद फॉर ट्रांसफर मनी मोर देन 50,000। देखो, जब भी आप बैंक में, चाहे आपका ही अकाउंट हो, 50,000 से ज्यादा डिपॉजिट करने जाओगे तो भी आपको पैन कार्ड नंबर लगेगा या पैन कार्ड लगेगा, या फिर आप दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करोगे 50,000 तो भी आपको पैन कार्ड लगेगा, जरूरत पड़ेगा पैन कार्ड का। फिर इसके बाद आता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स। अब ये इनकम टैक्स आता कहां से, इनकम यानी जनरेट कहां से होता है, कैसे आएगा इनकम टैक्स, देखो, देयर आर 5 मेन हेड्स ऑफ इनकम। पहला इनकम फ्रॉम सैलरी पे, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि इनकम आता कहां से। पहला तो जो लोग जॉब करते हैं कहीं किसी कंपनी में कहीं पे भी, तो उनको क्या होता है, हर महीने सैलरी मिलता है। तो एक तो ये हो गया। फिर दूसरा क्या है हमारा, इनकम फ्रॉम हाउस या प्रॉपर्टी। दूसरा, अगर जैसे आप थोड़े बड़े आदमी हो या मिडिल क्लास से थोड़े ऊपर हो, तो आपके पास क्या होता है, हाउस थोड़े ज्यादा होते हैं, तो आप क्या करते हो, उनको रेंट पे देते हो, तो जिसके बदले में आपको हर महीने इनकम मिलता है, तो उसे वो भी क्या होता है, इनकम में ही कंसिडर होता है। और आपकी कुछ प्रॉपर्टी होगी तो भी आप रेंट पे दोगे या किसी को दोगे यूज करने के लिए, तो बदले में आपको पैसे देगा, तो वो भी क्या होता है, इनकम में कंसिडर होता है। फिर इसके बाद तीसरा हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस आर प्रोफेशन। मान लो आपका कोई बिजनेस है, किसी भी चीज का, आपका कोई शॉप है या फिर किसी चीज का बड़ा बिजनेस है, तो उससे जो आपको पैसे आते हैं, हफ्ते में आते हो, दिन में आते हो, महीने में आते हो या ईयरली आते हो, तो भी इनकम में ही कंसिडर होता है। फिर इसके बाद आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, जैसे कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में या कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं, तो बदले में उनको थोड़ा ज्यादा पैसे बढ़ा के मिलते हैं, तो वो क्या होते हैं, कैपिटल गेन में आते हो, तो आगे चल के उनको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं उसके बदले में, या डबल मिलता है या उससे ज्यादा मिलता है, तो वो क्या होता है, कैपिटल गेन में आता है हमारा। फिर पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेज यानी इनकम के बहुत सारे सोर्स हैं, जैसे मैंने 4 बताया आपको, इसमें आगे अदर सोर्सेज यानी बहुत सारे हो सकते हैं। किसी का बिजनेस होगा, किसी का जॉब होगा, किसी का जॉब और बिजनेस दोनों होगा, उसमें से भी आता होगा, या फिर उसने किसी को इंटरेस्ट पे दिया होगा, या फिर किसी ने बैंक में एफडी किया होगा, तो ये सारे जहां से पैसे आते हैं वो सब क्या होते हैं, इनकम में ही कंसिडर होते हैं।
अब नेक्स्ट टॉपिक है देखो, फार्मर्स इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज एक्सेप्ट फ्रॉम टैक्सेशन। यानी जो फार्मर होते हैं उनको इनकम कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर खेती से आता है, तो गवर्नमेंट उस पर इनकम टैक्स नहीं लेती है, तो वो उस पर क्या करते हैं, इनकम टैक्स वो नहीं देते, फार्मर इनकम टैक्स नहीं देते, क्योंकि उनको जो इनकम आता है बस वहीं से आता है, इसके लिए उनसे इनकम टैक्स नहीं लेते हैं। फिर उसके बाद है देखो, ये 2 लाइन इंपॉर्टेंट है, अंडर सेक्शन 80G ऑफ IT एक्ट डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड एंड सर्टन other donation recognized to institutions organizations are exempt from taxation. Under section 80D installment of premium for health insurance are exempt from taxation. मान लो कि आपकी जो मंथली इनकम है, मंथली और या फिर ईयरली क्या है, ज्यादा है, गवर्नमेंट ने जो इनकम डिसाइड किया है उससे ज्यादा है, तो मे बी 3 लाख है, समझो 3 लाख प्लस है। अगर 3 लाख से ज्यादा आपकी इनकम है तो आप क्या करते हो, इनमें से कुछ पैसे डोनेट कर देते हो, या फिर आप प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में डोनेट करो, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट करो, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी डोनेट करते हो तो उसको इनकम टैक्स में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फिर या फिर आप किसी भी तरह का पॉलिसी भरते हो, हेल्थ इंश्योरेंस, LIC वगैरह कुछ भी है, तो आप उसमें जो पैसे आप दे रहे हो वो भी इनकम टैक्स में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, अगर जैसे अगर 3 लाख प्लस है, अगर इसमें से कोई भी एक्टिविटी आप नहीं करते हो तो आपको तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इनमें से कोई डोनेट करते हो या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी भरते हो तो उस पैसों पे आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिर आता है हमारा जनरली द मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन टू वेरियस काइंड ऑफ सेविंग अंडर सेक्शन 80C इज 1,50,000। मान लो कि आपकी जो इनकम है, गवर्नमेंट ने जो अमाउंट डिसाइड किया उससे ज्यादा है, मान लो 4 लाख या फिर 3 लाख से ज्यादा है, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, अपना 1,50,000 सेविंग कर सकते हैं, अलग से इसको सेविंग कर सकते हैं। आप इसका यूज कहीं भी कर सकते हैं सेविंग करके, चाहे आप FD कर लो, फिर चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, वो आपके ऊपर है। तो उसमें से 1,50,000 जो रहेगा सेविंग, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। फिर इसके बाद देखो ये क्या है, डिडक्शन फ्रॉम एनुअल इनकम अकॉर्डिंग टू द वेरियस रूल। एनुअली जो आपका इनकम है, अगर आप उस इनकम में से इनमें से किसी कहीं भी यूज करते हो तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहला क्या है, जनरल प्रोविडेंट फंड, अगर आप जनरल प्रोविडेंट फंड यूज करते हो तो उसमें भी आपको नहीं देना होगा। फिर क्या है, सुकन्या समृद्धि स्कीम फॉर गर्ल्स, यानी कि ये जो स्कीम है ये गर्ल्स के लिए है, अगर आप इसमें डोनेट करते हो पैसे तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिर है इन्वेस्टमेंट इन द पोस्ट डिपार्टमेंट फॉर 5 years, अगर पोस्ट डिपार्टमेंट है, अगर उसमें आप 5 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हो तो उस पर भी आपको नहीं देना पड़ेगा। फिर है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, ये एक नेशनल स्कीम है सर्टिफिकेट का, इसमें भी क्या हो, अगर आप डोनेट करते हो, पैसे यूज करते हो तो उसमें भी आपको नहीं देना होगा। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये तो आपको पता ही है, इसमें भी नहीं देना पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस, ये तो मैंने बताया है, अगर किसी भी तरह का आप हेल्थ इंश्योरेंस करते हो तो उस पर भी आपको इनकम टैक्स नहीं देना होगा। फिर है ट्यूशन फीस फॉर 2 चिल्ड्रेन, अगर आपको अपने बच्चे का ट्यूशन फीस देना है ईयरली, अगर देते हो तो उस पर क्या होगा, आपको इनकम टैक्स नहीं देना होगा, उसको यानी कि इनकम टैक्स में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उस पर किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अगर इनमें से किसी में भी आप पैसे इन्वेस्ट करते हो या फिर देते हो या भरते हो, यूज करते हो, तो आपको उन पैसों पे इनकम टैक्स नहीं लगाया जाएगा, वो बिल्कुल इनकम टैक्स फ्री होंगे। फिर और भी है म्यूचुअल फंड, ये तो बताया मैंने। हाउसिंग लोन, अगर आप किसी तरह का लोन लिए हैं, हाउस लोन लिए, होम लोन लिए हैं, अगर उसका EMI आप भरते हो तो भी आपको नहीं पे करना होगा। क्यों, क्योंकि आपका जो इनकम है ज्यादा है, अगर उस ज्यादा इनकम में से आप इन चीजों में खर्च कर दे रहे हो, पैसे इन्वेस्ट कर दे रहे हो या लगा दे रहे हो, तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टैक्स रेट अकॉर्डिंग टू एज ऑफ टैक्स पेयर्स फिक्स्ड इन ईच ईयर बजट, यानी जो टैक्स रेट है वो एज के हिसाब से फिक्स किया गया, एवरी ईयर बजट जो रहेगा। तो ये किस लिए, किन एज के लिए, देखो इंडिविजुअल्स अप टू द एज ऑफ 60 years, यानी कि जिसकी एज 60 ईयर से कम है, ये उनके लिए इनकम टैक्स रेट, वो उनके लिए टैक्स रेट। तो देखो पहला जो है हमारा टैक्सेबल इनकम स्लैब इन रुपीज, यानी कि जो इनका इनकम है, ईयरली इनकम है, उसके हिसाब से डिसाइड किया गया है। तो जिसका भी अप टू 2,50,000, यानी जिन लोगों का भी, जिस पर्सन का भी इनकम ईयरली कितना है, 2.5 लाख है या 2.5 लाख से कम है, तो उनको किसी भी तरह का इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है, और ना ही एजुकेशन सेस देना है, और ना ही सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस देना है। यानी कि जिनकी भी इनकम ईयरली 2 लाख 2.5 लाख है,
तो उनको किसी भी तरह का टैक्स नहीं, कुछ नहीं पे करना है, चुपचाप वो अपना 2.5 लाख का जो करना कर रहे करेंगे, अपने लिए यूज करेंगे, वो उनके ऊपर है। लेकिन जिनकी भी इनकम 2,50,000 टू 5 लाख है, यानी 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में है, तो उनको क्या करना होगा, ऑन टैक्स 5% तो पहले उनको क्या होना होगा, इनकम टैक्स देना होगा। और 5%, मान लो कि 5 लाख है तो 5% उनको 5 लाख पे नहीं देना है। इधर क्या बोला, ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस 2,50,000, तो उसमें से ना 2,50,000 पहले माइनस करेंगे, उनको 2.5 लाख को साइड में करेंगे, फिर उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर 5% उनको इनकम टैक्स देना होगा, पूरे पे नहीं देना है। 2.5 लाख आपका साइड में रखेंगे, फिर उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर 5% टैक्स, इनकम टैक्स देना होगा। फिर एजुकेशन सेस देना होगा 2% ऑफ इनकम टैक्स। 2% क्या देना पड़ेगा, वो भी इनकम टैक्स का देना पड़ेगा, इस पे नहीं। यानी कि जो 5% आया, मान लो 5% इनकम टैक्स आया 10,000, तो 10,000 पे 2% इनको देना होगा, और 1% ऑफ इनकम टैक्स इसको देना पड़ेगा, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। 2% इनको और 1% इनको देना होगा, वो भी किसमें से, इनकम टैक्स जो आया उसमें से। फिर है देखो 5 लाख टू 10 लाख, यानी जिनकी इनकम ईयरली 5 लाख से 10 लाख है, उनके लिए क्या होगा, पहला तो 12,500, 12,500 लेंगे, फिर उसके बाद प्लस 20%, और क्या बोला, ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस 5 लाख। तो देखो जिसका भी इनकम 5 लाख से ज्यादा होगा, तो पहले जितना भी ज्यादा होगा पहले 5 लाख साइड करेंगे। 5 लाख साइड करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख, कुछ भी बचेगा, उसमें से 12,500 इनकम टैक्स देना होगा प्लस, और उस पे जो अमाउंट बचेगा उस पे 20% देना होगा। मान लो कि 5 लाख निकाल लिए और 5 लाख बचा, तो 5 लाख में से 12,500 निकालेंगे और प्लस 20% इनकम टैक्स और भी देना पड़ेगा। फिर उसके बाद 2% सेम ही है, 2% इनकम टैक्स, इसमें से 2% इसको जाएगा और 1% इसको जाएगा। फिर है देखो मोर देन 10 लाख, जिसका ईयरली इनकम 10 लाख से ज्यादा है, उनके लिए देखो पहला तो क्या करेंगे, ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस 10 लाख। 10 लाख से ज्यादा है तो पहले 10 लाख साइड करो, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उसमें से 1,20,500 रुपए, 1,20,500 अलग करेंगे, वो तो लेंगे ही, प्लस उसके साथ साथ 30% इनकम टैक्स लेंगे, जो अमाउंट बचा रहेगा 10 लाख माइनस करने के बाद। और ये तो सेम है, 2% इनकम टैक्स और 1%। फिर उसके बाद आता है ये सरचार्ज इक्वल टू 10% ऑफ इनकम टैक्स पेएबल बाय इंडिविजुअल हैविंग एन एनुअल इनकम ऑफ 50 लाख टू 1 करोड़ रुपीस। यानी जिस भी व्यक्ति का क्या होगा, जिस भी व्यक्ति का एनुअल इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में होगा, उसको क्या करना होगा, 10% इनकम टैक्स देना होगा। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में उनके लिए है। फिर उसके बाद 50% ऑफ इनकम टैक्स बाय इंडिविजुअल हैविंग एन एनुअल इनकम ग्रेटर देन 1 करोड़ रुपीस। और जिस पर्सन का एनुअल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, उसको 15% इनकम टैक्स देना होगा, ये है। फिर इसके बाद एक और टेबल है, उसमें क्या है, अबव 60 टू 80 एज के बीच वाले के लिए है, उसमें देखते हैं। नेक्स्ट टेबल है हमारा सीनियर सिटीजन के लिए, जिनकी एज होती है 60 टू 80 के बीच में। तो इसमें क्या है देखो, अप टू 3 लाख, अगर किसी सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 टू 80 ईयर्स है, अगर उनकी ईयरली इनकम 3 लाख है, 3 लाख या उससे कम है, तो उनको किसी भी तरह का इनकम टैक्स, ना ही एजुकेशन सेस, ना ही सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस देने की जरूरत है। वो अपने 3 लाख या उससे कम अमाउंट का यूज कहीं पे भी किस तरह भी कर सकते हैं, उनको कोई इनकम टैक्स नहीं, कुछ नहीं देना है। फिर उसके बाद आते हैं 3 लाख टू 5 लाख, यानी जिनका इनकम ईयरली इनकम 3 लाख से 5 लाख के बीच में है, उनके लिए क्या है, पहले तो उनको 5% इनकम टैक्स देना होगा, ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस 3 लाख। लेकिन पूरे इनकम पे नहीं देना होगा, 3 लाख पहले माइनस करेंगे। 3 लाख माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसका 5% इनकम टैक्स देना होगा, और इनकम टैक्स जो भी आएगा उसका 2% इनकम ये एजुकेशन सेस देना होगा, और 1% हायर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस देना होगा। ये दोनों किस पे देंगे, ये जो आएगा, जो इनकम टैक्स आएगा उसके ऊपर, ना कि इसके ऊपर। फिर इसके बाद आता है 5 लाख टू 10 लाख, यानी 5 लाख से 10 लाख के बीच में जिनकी ईयरली इनकम है, उनके लिए क्या होगा, तो पहले तो उसमें से 5 लाख क्या करेंगे, साइड में करेंगे, उस पर कोई टैक्स, इनकम टैक्स नहीं, कुछ नहीं। 5 लाख माइनस करेंगे, फिर उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उस पे से 10,000 प्लस 20%, 10,000 अलग तो लेंगे, 10,000 तो लेंगे, प्लस 20% भी लेंगे, जो अमाउंट बचा रहेगा 5 लाख माइनस करने के बाद। फिर तो ये तो सेम है, 2% और 1%
इनकम टैक्स से देंगे। फिर इसके बाद मोर देन 10 लाख, जिनकी ईयरली इनकम 10 लाख से ज्यादा है, उनको क्या करना होगा, पहले तो 10 लाख माइनस करेंगे, देखो ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस 10 लाख, 10 लाख माइनस करेंगे, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उसमें से 1,10,000 लेंगे प्लस 30% इनकम टैक्स भी लेंगे, जो अमाउंट बचा रहेगा, और बाकी ये दोनों तो सेम ही रहेगा। फिर आता है सरचार्ज इक्वल टू 10% ऑफ इनकम टैक्स पेएबल इंडिविजुअल हैविंग एन एनुअल इनकम ऑफ 50 लाख टू 1 करोड़ रुपीस, जिनका भी, ये तो सेम लग रहा है, इसके पहले जो मैंने बताया था आपको उसकी तरह सेम है, जिनका भी इनकम क्या होगा 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में होगा, उनको 10% इनकम टैक्स देना होगा, एक फिक्स है, कंपलसरी है। फिर उसके बाद क्या है, 15% ऑफ इनकम टैक्स बाय इंडिविजुअल हैविंग एन एनुअल इनकम ग्रेटर देन 1 करोड़ रुपीस, और जिनका 1 करोड़ से ज्यादा है उनको कितना देना होगा, 15%, जैसे इसके पहले मैंने बताया था, ये सेम है नीचे वाला। अब नेक्स्ट है हमारा सुपर सीनियर सिटीजन। देखो ये हो क्या रहा है, अब मेरे को तो लगता है इसके बाद ये आएगा सुपर सीनियर सिटीजन प्रो, चलो कुछ भी आए, अपने क्या अपने को पढ़ने से मतलब है। तो इसमें क्या होगा, एज जो लिमिट रहेगा वो अबव 80, यानी जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है, ये उनके लिए है। तो पहला तो वही है अप टू 5 लाख, वही नहीं है मतलब अप टू ऐसे, तो 5 लाख, और जिनकी भी उम्र 80 साल से ज्यादा है उनके लिए, अगर उनकी जो ईयरली इनकम है 5 लाख है, तो उनको भी किसी तरह का इनकम टैक्स नहीं, ना ही एजुकेशन सेस, ना ही सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस, कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं। वो चुपचाप अपनी मतलब बची हुई उम्र आराम से काटेंगे और एंजॉय करेंगे, कुछ भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर दूसरा जो है वो क्या है, 5 लाख 1 रुपीज टू 10 लाख, यानी 5 लाख 1 से 10 लाख तक की जिसकी भी ईयरली इनकम है, उनको क्या करना होगा, 20% देना होगा इनकम टैक्स। लेकिन कंडीशन है ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस 5 लाख। लेकिन इसमें से जो जितना भी है उनका 5 लाख क्या करेंगे, माइनस करेंगे, साइड में करेंगे। फिर उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उसका 20% इनकम टैक्स देना होगा, और जो भी इनकम टैक्स आएगा उसमें से 2% एजुकेशन सेस को, और उसमें से 1% सेकेंडरी या हायर एजुकेशन सेस को देना होगा। फिर उसके बाद है मोर देन 10 लाख, यानी जिनकी ईयरली इनकम 10 लाख से ज्यादा है, जिनकी 80 साल से ज्यादा, उनके लिए उनकी बात हो रही है। तो क्या होगा इसमें, पहला तो 10 लाख क्या करेंगे, साइड में करेंगे, देखो ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस 10 लाख, 10 लाख माइनस करेंगे, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उसमें से 1 लाख तो सीधा सीधा अमाउंट इनकम टैक्स भरना होगा उनको। फिर उसके बाद प्लस उसके ऊपर 30% उनको इनकम टैक्स भी देना होगा। किस पे, पहले 10 लाख साइड करेंगे, 10 लाख के बाद जो अमाउंट बचेगा उसमें से 1 लाख प्लस 30% इनकम टैक्स। फिर उसके बाद जो भी आएगा, जो भी इनकम टैक्स आएगा उस पर 2% एजुकेशन सेस, फिर 1% वही सेम। फिर उसके बाद ये भी क्या है, सेम है कि अगर 50 लाख से 1 लाख 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में रहा तो 10% देना पड़ेगा इनकम टैक्स, अगर 1 करोड़ से ज्यादा रहा तो क्या करना होगा, 15% देना होगा इनकम टैक्स। फिर अब हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। अब शुरू करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन देखो, पहला क्या है, ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो, चेक एंड डिसाइड वेदर द इंडिविजुअल्स हैव टू पे इनकम टैक्स, यानी हमें चेक करके बताना है कि इन पांचों में से किसको इनकम टैक्स पे करना है और किसको नहीं। तो इसके लिए हमें ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। पहला कि जिनकी एज, पहला जो टेबल था उसमें क्या था, अप टू 60 ईयर्स, यानी जिनकी उम्र 60 साल से कम है, उनका क्या था, बेसिक एक्सेप्शन लिमिट कि अगर 2.5 लाख से ज्यादा इनकम है तो वो इनकम टैक्स पे करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे अगर 2.5 लाख से कम है तो। दूसरा क्या था, 60 to 80 ईयर्स, यानी सीनियर सिटीजन। इसमें क्या था कि अगर उनकी उम्र ईयरली की बात हो रही है ना, सालाना, अगर उनकी जो इनकम है अगर 3 लाख से ज्यादा है तो वो इनकम टैक्स पे करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और फिर था इसके बाद सुपर सीनियर सिटीजन, जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है, ग्रेटर देन 80 ईयर्स, तो वो क्या करेंगे, अगर 5 लाख है उनका, 5 लाख से ज्यादा है तो वो पे करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो पहला देखो, एक मिस निकिता करके है, उनकी एज है 27, यानी इनकी जो उम्र है 60 साल से कम है, यानी इनका जो बेसिक एक्सेप्शन लिमिट है वो क्या होगा, 2.5 लाख होगा। तो 2.5 लाख, अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तो ये पे करेंगी, अदरवाइज नहीं करेंगी। तो पहला इधर लिखना पड़ेगा, लिख के बताता हूं मैं आपको। तो पहला क्या है हमारा, मिस निकिता एज लिख दो पहले, एज कितना है इनका एज, 27 ईयर्स, यानी कि ये क्या है,
लेस देन 60 ईयर्स है, तो यहाँ पे लिख दोगे लेस देन 60 ईयर। फिर इनकम लिख दो इनका, तो बार बार मिस निकिता मत लिखो, डायरेक्ट इनकम लिखता हूं मैं। इनकम, इनकम कितना है इनका, इनकम है इनका रुपीज 2,34,000, यानी कि ये क्या है 2.5 लाख से कम है, यानी कि जो बेसिक एक्सेप्शनल लिमिट है वो क्या है, उससे लेस है, कम है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मिस निकिता इनकम इज लेस देन, किससे कम है, लेस देन ₹2,50,000, यानी कि इनका जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम है, तो क्या करेंगी, पे करेंगी क्या, टैक्स नहीं पे करेंगी। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर मिस निकिता will have not pay इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्यों नहीं पे करेगी, क्योंकि इनकी उम्र 60 साल से कम है, और जिनकी उम्र 60 साल से कम होती है, जो इनका बेसिक एक्सेप्शनल लिमिट होता है वो 2.5 लाख होता है, तो 2.5 लाख से इनका जो इनकम है कम है, तो इसलिए ये पे नहीं करेंगी। तो इसमें क्या आ जाएगा, नो लिख दो। फिर अब आ जाते हैं दूसरे पे, दूसरा यहां करता हूं। दूसरे में क्या है, देखो मिस्टर कुलकर्णी है, इनकी उम्र है 36 ईयर, तो पहले इनका लिख देता हूं, मिस्टर कुलकर्णी एजेस कितना है 36 ईयर्स, यानी कि ये लेस देन 60 ईयर्स है, 60 साल से कम है, तो यानी कि इनका भी सेम 2.5 लाख ही रहेगा। तो 2.5 लाख है, तो देखो इनका 2.5 लाख से ज्यादा है कि कम है, 2.5 लाख से ज्यादा है, यानी इनको क्या करना होगा, पे करना होगा इनकम टैक्स। यहाँ पे लिखेंगे, पहले इनकम लिख दो, कितना है इनका, इनकम कितना है इनकम इनका 3,27,000। तो यहाँ पे लिखेंगे कि तो सेम खाली नाम चेंज कर दो और अमाउंट चेंज कर दो, मिस्टर कुलकर्णी इनकम इज ग्रेटर देन 2,50,000, यहाँ पे रुपीज लिखा है, ₹2,50,000। तो क्या करना होगा, इनको पे करना होगा। यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर मिस्टर कुलकर्णी will have to pay इनकम टैक्स इनको पे करना होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस, क्यों आ जाएगा पता चला ना। फिर तीसरा आ जाओ, तीसरा क्या है, तीसरे में क्या है, एक मिस मेहता है, उनकी एज है 44 ईयर्स, यानी कि 60 ईयर्स से कम है, तो इनका भी सेम बेसिक एक्सेप्शन लिमिट होगा, क्या होगा 2.5 लाख से कम है, तो इसका भी लिख दो, मिस मेहता एजेस कितना है जी इनका 44 ईयर्स, यानी लेस देन 60। इनकम क्या है इनका, इनकम देख लो यहाँ पे क्या है, ₹5,82,000, 5,82,000। तो इनको पे करना होगा कि नहीं करना होगा, पे करना होगा। तो यहाँ पे लिख देना कि मिस मेहता इनकम इज ग्रेटर देन, साइन लगा देता हूँ, आप लोग लिख देना हो, ग्रेटर देन ₹2,50,000। फिर लिखोगे देयरफॉर मिस
मेहता will have to pay income टैक्स। इनको क्या करना होगा, इनकम टैक्स पे करना होगा। चौथा, तो इसमें क्या आएगा, ऐसा आएगा, रीजन मैंने बता दिया वहां पे। फोर्थ में देखो क्या है, मिस्टर बजाज है, लेकिन इनकी जो एज है 60 ईयर से ज्यादा है, तो इसमें क्या करना है बताता हूं मैं। तो यहाँ पे लिखोगे मिस्टर बजाज एजेस कितना है इनका, 64 ईयर्स। तो क्या है, ग्रेटर देन 60 ईयर्स है, 60 ईयर से ज्यादा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो मिस्टर बजाज है, इनका जो इनकम होगा, बेसिक एक्सेप्शनल लिमिट होगा, वो क्या होगा, 3 लाख होगा। क्यों, क्योंकि इनकी एज है 60 टू 80 के बीच में है। तो यहाँ पे लिखोगे इनकम, पहले लिख दो इनकम कितना है इनका, इनकम 5,82,000, 5,82,000, सॉरी ये रहेगा 8,40,000, 8,40,000। और जो 60 टू 80 ईयर्स वाले होते हैं, उनका जो बेसिक एक्सेप्शनल लिमिट यानी अमाउंट का लिमिट क्या होता है, 3 लाख होता है। तो क्या 3 लाख से ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे लिखोगे मिस्टर बजाज इनकम इज ग्रेटर देन रुपीज कितना है, 3 लाख से ज्यादा है, तो इनको इनकम टैक्स पे करना होगा। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर मिस्टर बजाज विल हैव टू पे इनकम टैक्स। तो इसमें क्या आएगा, ऐसा आएगा। अब फिफ्थ लास्ट है मिस्टर क्या है, देसिल्वा। इनका क्या है, 81 है, यानी ये सुपर सिटीजन में आ रहे हैं, सुपर सीनियर सिटीजन में आ रहे हैं। तो उसमें क्या था, 80 मतलब एज अगर 80 साल से ज्यादा है, तो उसमें कितना अमाउंट फिक्स था, 5 लाख। इसका 5 लाख है क्या इनका, नहीं है 5 लाख। तो यहाँ पे लिख दोगे आप लोग, पहले क्या है, मिस्टर देसिल्वा एजेस कितना है इनका एज, 81 ईयर्स। और एक यहाँ है ग्रेटर देन 80 ईयर्स है। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, पहले तो इनकम लिख देता हूँ फिर बोलता हूँ। इनकम कितना है इनका, रुपीज 4.5 लाख है। फिर बोलेंगे हम लोग कि जो मिस्टर देसिल्वा है, उनका जो इनकम है वो क्या है, लेस देन 5 लाख है। देयरफॉर मिस्टर सिल्वा इनकम इज लेस देन रुपीज 5 लाख। तो इनको इनकम टैक्स पे करना होगा कि नहीं करना होगा, नहीं करना होगा। मिस्टर सिल्वा will have not to pay income tax। इधर 2 लिख देना, will have not to pay income tax। तो इधर पे क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इनकी जो एज है 81 ईयर्स है, यानी 80 से ज्यादा है। तो 80 से जिनकी एज ज्यादा होती है, उनका लिमिट क्या होता है, 5 लाख का होता है। लेकिन इनका जो है 5 लाख से कम है, इसके लिए पे नहीं करेंगे इनकम टैक्स। क्वेश्चन नंबर 2 रह गया था, ये भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। क्या इसमें मिस्टर करतार सिंह एज 48 ईयर्स वर्क्स इन अ प्राइवेट कंपनी, यानी कि जो करतार सिंह है, इनकी एज कितनी है, 48 ईयर्स है, यानी 60 ईयर से कम है। तो यानी फर्स्ट वाला टेबल जो मैंने आपको बताया था, तो अगर 60 ईयर्स से कम है इनकी एज,
तो उसमें क्या जो होता है, मतलब लिमिट क्या होती है अमाउंट की, बेसिक ओ एक्सेप्शनल लिमिट क्या थी, 2.5 लाख थी। अगर 2.5 लाख से कम है तो टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अगर 2.5 लाख से ज्यादा रहेगा तो टैक्स भरना पड़ेगा। तो हिज मंथली इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ अलावेंसेज इज ₹42,000। तो इनकी जो मंथली इनकम है सारे अलावेंस काटने के बाद कितना है, 42,000 है। तो लेकिन हमें मंथली नहीं चाहिए, ईयरली चाहिए। तो क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें ईयरली इनकम मिल जाएगा। फिर क्या, एवरी मंथ ही कॉन्ट्रीब्यूट 3,000 रुपीज टू GPF। तो एवरी मंथ कंट्रीब्यूट करते, तो हमें क्या करना होगा, 12 मंथ का निकालना होगा, तो इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या, ही हैज आल्सो बॉट ₹15,000 वर्थ ऑफ NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी देते हैं कितना, 15,000 रुपए। तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एवरी मंथ ये सब कुछ शो नहीं किया, तो ये 15,000 ही रहेगा। फिर एंड डोनेटेड 12,000 रुपीज PM रिलीफ फंड कंप्यूट इनकम टैक्स। यानी कि हमें बताने का है जो करतार सिंह है वो ईयरली कितना इनकम टैक्स पे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले तो हम लोग इनका ईयरली निकालेंगे इनकम। तो उसके लिए देखो यहां से शुरू करता हूं। मिस्टर करतार सिंह मंथली इनकम, पहले देखता हूं मंथली इनकम कितना, इनकम मंथली इनकम ₹42,000 है। तो हमें कितना कब का, कितने का महीने का चाहिए, 12 मंथ का, यानी 1 ईयर का। तो यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर करतार सिंह ईयरली इनकम कैसे निकालेंगे, 42,000 में 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा। पहले तो ये 0 0 रहेगा, 0 0 0 ही रहेगा। फिर 12 2 जा 24, बचा कितना 2, 12 4 जा 48, 48 और 2 कितना हो गया 50। एक बार और चेक कर लेता हूं मैं, 0 हो गया 12 24, 2 बचा 50, हाँ सही है। यानी कितना आ रहा है इनका ईयरली इनकम, 5,04,000, 5,04,000 रुपए इनका ईयरली इनकम है। लेकिन जो इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता कितने अमाउंट पे, 2.5 लाख पे, लेकिन 2.5 लाख से ज्यादा। लेकिन अभी पहले हमें ये सब निकालना होगा, जो ये डोनेट करे इन्वेस्ट करे ये सब अलग करना होगा। उसके बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे इनको पे करना है कि नहीं, और पे करना है तो कितना करना है। तो इसके बाद क्या निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट निकालते हैं इनका पूरा क्या क्या किए हैं। तो यह क्या है, एवरी मंथ ही कॉन्ट्रीब्यूट 3,000 रुपीज। तो निकालते हैं इनका इन्वेस्टमेंट। मिस्टर करतार सिंह इन्वेस्टमेंट इन एवरी मंथ क्या हो जाएगा, कितना है 3,000 है। तो इसमें क्या होगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, तो ये एवरी मंथ लिखो, 1 मिनट, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ लिखो। मिस्टर करतार सिंह इन्वेस्टमेंट क्या है, एवरी मंथ किसमें कितना इन्वेस्ट करते हैं, 3,000। लेकिन इसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये मंथली है, तो मंथली है तो हमें ईयरली चाहिए। प्लस और कहाँ इन्वेस्टमेंट करते ये 15,000 इन्वेस्टमेंट करते किसमें, NSC में। तो ये 15,000 भी इसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा। फिर ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया, मल्टीप्लाई करो 36 आ जाएगा, 36,000 प्लस 15,000 ऐड करो कितना हो जाएगा, 10 अगर ऐड करूंगा तो 46 हो जाएगा। फिर 46 में 5 ऐड करूंगा तो 51 हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा, ₹51,000। यानी कि मिस्टर करतार सिंह कितना इन्वेस्ट करते हैं ईयरली, 51,000। लेकिन अभी ये डोनेट भी करते हैं, देखो यहाँ पे डोनेट भी दिया हुआ है, 12,000 रुपीज डोनेट करते हैं, ये भी लिख दो। मिस्टर करतार सिंह donated to the
टू द पीएम रिलीफ फंड। पीएम रिलीफ फंड में डोनेट करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे, कितना डोनेट करते हैं, ₹12,000। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो इन्वेस्ट कर रहे हैं 51,000 और ये जो डोनेट कर रहे हैं 12,000, ये क्या करेंगे, इनके इनकम में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो कैसे निकालेंगे, टैक्सेबल इनकम निकालेंगे हम लोग। तो लिखेंगे टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कैसे निकलेगा, ईयरली इनकम में से जो डोनेट कर रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं वो माइनस कर दो। तो क्या आएगा, ईयरली इनकम माइनस, इसमें दो चीजें हैं। पहला तो क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लिख दो, इन्वेस्टमेंट प्लस, और क्या कर रही है, डोनेट कर रहे हैं, डोनेशन लिख दो, डोनेशन। अब देखो चेक करो, ईयरली इनकम क्या निकला था इनका, 50,000 नहीं, 5,04,000, 5,04,000 यही था। इन्वेस्टमेंट कितना कर रही है, 51,000 प्लस डोनेट कितना कर रहे हैं, 12,000। अब करो माइनस, ये तो ऐसे ही रहेगा अभी, माइनस, इन दोनों को ऐड करो, 10 गया तो 61 हो गया, 61 प्लस 2 63 हो गया, कितना आ गया, 63,000। अब इसमें से माइनस करते हैं, तो पहले ये 4,000 में से 3,000 माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा, 1,000 बचेगा, कितना बचेगा, 1,000। अब ये 60,000 बचा और ये 5 लाख, तो 5 लाख में से 60,000 गया तो कितना बचा, 4,40,000 प्लस ये, तो कितना बचेगा हमारे पास, ₹4,41,000 ये अमाउंट बचेगा। अब इसके बाद क्या करोगे आप लोग, अब इसमें देखो मैंने पहले ही बताया था आपको, जब मैंने ये बता रहा था कि कितना 1.5 लाख रुपया जो होते हैं ईयरली सेविंग कर सकते हो, वो उसका कहीं भी यूज कर सकता है, कोई भी हो। तो ये वो हो गया, इसके लिए इसमें से हम लोग माइनस कर दिए। तो अब इसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। पहले क्या करेंगे हम लोग, इनका जो अमाउंट है किस में लाई कर रहा है, 2,50,000 ₹1 से लेके 5 लाख के बीच में लाई कर रहा है, यानी सेकेंड रो में वाले में लाई कर रहा है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले इसमें से 2.5 लाख अलग करेंगे, उसके बाद इस पे 5% इनकम टैक्स मारेंगे। तो इसमें लिख देंगे पहले, मिस्टर करतार सिंह इनकम लाई बिटवीन 2,50,000 ₹1 टू 5 लाख के बीच में लाई करा। तो क्या करेंगे इसमें से हम लोग, इनकम टैक्स इक्वल टू, अब किस में से किस में माइनस करेंगे, जो इनका ये टैक्सेबल इनकम है इसमें से 2.5 लाख माइनस करेंगे। तो टैक्सेबल इनकम क्या है, लिख दो पहले, टैक्सेबल इनकम माइनस 2,50,000। टैक्सेबल इनकम क्या है, 4,41,000 माइनस 2,50,000। अब ध्यान से देखो, चलो ये 41 हट गया तो इधर कितना बचा, 9,000 बचा, और 2 लाख बचा, और 2 लाख इसमें से हट गया तो इधर 2 लाख बचा, और इधर कितना बचा है, इधर बचा 9,000। 2 लाख में से 9,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 1,92,000। तो कितना आ जाएगा, ₹1,91,000। ये क्या आ गया है, इनकम टैक्स का मतलब अमाउंट आ गया। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, 5% इनकम टैक्स लगाएंगे। 5% ही लगता है सेकेंड वाले रो में, तो आइए लगाते हैं 5%। तो लगाओ इनकम टैक्स, कितना लगेगा, 5%, 5% ऑफ 1,91,000, 1,91,000 लगाओ 5%,
1,91,000 0000 कैंसर बचेगा क्या हमारे पास 5 इंटू 191 यानी कि इसको सीधा लिख दो 1910। अब 5 से मल्टीप्लाई करो 5 के जीरो में जीरो हो जाएगा 5 1 जा 5 5 9 जा 45 बचा कितना 4 फिर 5 1 जा 5 और 4 9 कितना आया ₹9,550 रुपीज आया। ये है इनकम टैक्स। अभी लेकिन यहीं नहीं खत्म होगा। तो जो सेकेंड वाला रो था उस पर क्या हो रहा था 2% एजुकेशन सेस लग रहा था और 1% सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस लग रहा था, लेकिन ये इस पे लगेगा 2% और 1%। तो इससे निकालो एजुकेशन सेस कितना लगता है 2% ऑफ इनकम टैक्स 2% हटा दो इधर 100 आ जाएगा, डायरेक्ट कर देता हूँ। इनकम टैक्स कितना है 9550 सॉरी डबल जीरो नहीं सिंगल जीरो कैंसिल होगा, सिंगल जीरो कैंसिल बचा कितना 10 2 5 जा 10। अब इसे 5 से कट कर दो कितना होगा 5 1 जा 5 4 इधर गया 5 9 जा 45 और ये कितना है 5 5 1 जा 5 199 आया। कितना आया 199। अभी लेकिन हमें सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस भी लगाने का है। ये तो ये हो गया। आप फिर दूसरा लगाओ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस कितना लगेगा इस पे 1% ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से पूरा लिखना आप लोग। हाँ तो 1/100 इंटू कितना है ये 19550 ये वाला। हाँ तो इसमें कैसे करेंगे 0000 कैंसिल सर सिंगल जीरो कैंसिल कटेगा क्या 10 से 1 0 है तो इधर पॉइंट लगा दो, यानी कि यहाँ से 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। ये हो गया। अब देखो हमारे पास इनकम टैक्स भी है, एजुकेशन सेस भी है, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस भी है। इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारा आ जाएगा टोटल इनकम टैक्स, वही जो इनको पे करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल इनकम टैक्स। क्या होगा टोटल इनकम टैक्स प्लस एजुकेशन सेस प्लस सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। इनकम टैक्स प्लस एजुकेशन सेस यहाँ लिख देता हूँ प्लस हायर एंड ये आप लोग लिखना सेकेंडरी एजुकेशन सेस। इनकम टैक्स कितना है 9550 प्लस ये कितना है 191 प्लस ये कितना है 95.5। ऐड करो तीनों को ऐड करते हैं तो क्या होगा 0.5 तो आएगा कंपलसरी है, 0.5 तो आएगा ही आएगा। अब क्या करता हूँ पहले 90 ऐड करता हूँ इसमें 190 में तो कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा 1 और 5 286 हो जाएगा। अब इसमें 286 ऐड करो कितना है देखो 9550 में 286 तो ये 6 हो जाएगा, ये 3 बचा इधर 1 यानी 8 आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, यानी कितना आएगा 9,836.5 रुपीज। तो जो मिस्टर करतार सिंह हो गए उनको कितना टोटल इनकम टैक्स देना होगा 9,836.5 रुपीज। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देयरफॉर मिस्टर करतार सिंह क्या बोला था कंप्यूटेशन इनकम टैक्स
will have to pay total income tax कितना आएगा ₹9,836.5।